हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी, और उसमें भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला था जहां पे हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें कुल 9 पार्ट्स थे। आई होप एंड आई रियली विश कि आपने उस वीडियो को देखा है। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शो कीजिए कि रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो भी चीज आपको गिवन है, जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है ना, उसे आपको डिकोड जरूर करना है। क्वेश्चन वालों ने कहा है कि रिलेशन जो है आपका आर, वो किस पे डिफाइन है? वो डिफाइन है रियल नंबर्स पे। मतलब आपको लिखना है आर सच दैट आर टेंड्स टू आर। आपका रिलेशन किस पे डिफाइन है? रियल नंबर्स पे डिफाइन है। अब जब भी आपका रिलेशन रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक नंबर को सोच के ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि रियल नंबर एक बहुत बड़ी फैमिली होती है नंबर्स की। इसमें आप डेसिमल देखते हो, इसमें आप नेचुरल नंबर्स देखते हो, होल नंबर देखते हो, तो आपको सभी टाइप के नंबर को ना अच्छे तरीके से कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो जब भी आपके क्वेश्चन की ये जो भी पहली लाइन है, जहां से जहां आपका रिलेशन डिफाइन है, उस लाइन को आपको हमेशा से पढ़ के रखना है, अच्छे से सोच के रखना है उसके बारे में कि जब भी इन्हें बोला है कि r टेंड्स टू r है, रिलेशन आपका रियल नंबर्स पे डिफाइन है, मतलब एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको सोच के रखनी है। इसके बाद इन्हें बोला है कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन की डेफिनेशन है आपकी कि a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये आपकी रिलेशन की डेफिनेशन है। अब ये क्वेश्चन अभी पता है क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि साफ साफ इन्होंने कहा है कि शो कर दीजिए आप कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। अब जब इनने बोल दिया कि आपको ये शो करना है, तो आप कैसे भी करके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल ऐसा सोच ही लोगे और अपने क्वेश्चन को सही करके आ जाओगे। लेकिन पता है परेशानी कहाँ होती है? जब ये लोग आपको बोलते नहीं है, मतलब आपको खुद ही सोचना पड़ता है, प्रूव कीजिए कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तब हाई चांसेस होते हैं गलती करने के, क्योंकि आप इस चीज को इग्नोर कर देते हो। तो इसीलिए अभी से हैबिट बना लो आप कि आपका रिलेशन जहां से जहां डिफाइन है, तो उन सभी नंबर्स के बारे में पहले से ही सोच लिया करो। ठीक है, ओके। तो फिलहाल तो क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि साफ साफ इन्होंने कहा है कि शो करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब भी आपको रिलेशन को नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव करना होता है, तो बस हम एक ही ऐसा एग्जाम्पल इनको दे देते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब आपको पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट वन एग्जाम्पल जो ऐसा शो कर रहा हो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आपको कोई थ्योरी में आंसर देने की जरूरत नहीं है और एक ही एग्जाम्पल से आप अपने क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। ठीक है, तो मैम एग्जाम्पल हमें सोचना पड़ेगा। यस, तो आते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के ऊपर। रिफ्लेक्सिव आपको क्या कहता है? आप तो मन ही मन जानते हो ना। अब रिफ्लेक्सिव क्या कहता है आपसे कि आपके सेट में कोई भी अगर मैं एलिमेंट पकड़ लूं, ठीक है, मतलब आपके गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उन सभी एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। ठीक है, अब आपका सेट क्या है? यहाँ पे आपका सेट है रियल नंबर्स का। कितना बड़ा फैमिली है ये, तो आपको इतनी बड़ी फैमिली का क्या डबलेट मिलेगा जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? राइट, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर आपने छोटे छोटे नंबर्स लिए, जैसे कि अगर आपने 1 लिया, तो आप कहेंगे मैम 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज तो सच है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब आधी जनसंख्या चिल्ला के बोलेगी मैम लेस देन का होता है, वो तो इक्वल होता है। अरे हाँ, तो नीचे इक्वल का साइन भी तो बना है। ठीक है, अगर आप छोटे छोटे एग्जाम्पल सोचोगे ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप सोचोगे चलो 2 ले लेते हैं अपन, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये बात भी सही है ना। देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, तो 4 बड़ा है 2 से। हाँ मैम, लग तो रहा है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आप क्या करें? क्वेश्चन वालों ने तो कहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव प्रूव करो। बिल्कुल ठीक जवाब। यहाँ पे आपको हमेशा, मैं बार बार फिर से कहूंगी क्योंकि ये कॉमन गलतियां हैं जो आप लोग करते हो, आपको ध्यान देना है कि रिलेशन किस पे डिफाइन है? रिलेशन आपके रियल नंबर्स पे डिफाइन है, एंड रियल नंबर्स एक बहुत बड़ी फैमिली है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके अगर आपका आंसर ट्रू भी आ रहा होगा ना, तो आपको खुश नहीं होना है,
आपको और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है, आपको कम से कम एक ऐसा एग्जाम्पल सोच के लाना है जो आपको नाइदर रिफ्लेक्सिव बता दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, नेचुरल नंबर्स लेते हो, होल नंबर लेते हो, तो आपको चीज़ हमेशा ट्रू मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा फ्रैक्शन पे चलते हैं, अगर मैंने फ्रैक्शन लिया, सपोज मैंने हाफ कॉमा हाफ लिया, क्या आपको लगता है कि हाफ कॉमा हाफ मेरे इस रिलेशन आर में आएगा? ये मेरा सवाल है, मैं कह नहीं रही हूँ कि आएगा, ये मेरा जस्ट एक सवाल है, ठीक है। हमने देखा कि नेचुरल नंबर पे ना क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। नेचुरल नंबर्स जब मैं ले रही थी तो ये स्टेटमेंट मुझे एकदम ट्रू लग रही थी, राइट। 2 2 आर में आ रहा था क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 3 3 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ही डाउट हो गया कि क्वेश्चन गलत तो नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि फैमिली तो रियल नंबर्स की है, चलो फ्रैक्शन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हमने हाफ लिया। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को लगाती हूँ यहाँ पे, सो हाफ इज लेस देन इक्वल टू हाफ का स्क्वायर। क्या आपका हाफ छोटा होता है 1/4 से? क्या ये स्टेटमेंट सच है? नहीं, ये स्टेटमेंट सच नहीं है, ठीक है। हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। मतलब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मुझे एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डबलेट वाला ऑर्डर्ड पेयर है मेरा इस रिलेशन आर में नहीं बैठेगा। और जब ये रिलेशन आर में नहीं बैठेगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो रिलेशन है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहाँ पे देखो ज्यादा गलती करने के चांसेस कम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि साफ साफ का है नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो आप कुछ ना कुछ सोच के एग्जाम्पल ऐसा दे ही दोगे। लेकिन जब पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे पूछते ना कि प्रूव करो इक्विवेलेंस है या नहीं, तो काफी लोग इसको रिफ्लेक्सिव बोल के आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से ध्यान दो, रिलेशन किस पे डिफाइन है। जैसे ही डेफिनेशन बदलती है ना, इनके बिहेवियर बदल जाते हैं। ओके, तो फिलहाल तो हम कह देंगे कि सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, है ना, 1,2 एक रियल नंबर है, लेकिन क्या, लेकिन आपने क्या देखा कि हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरा हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब मेरा जो ये रिलेशन है इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आप नीचे क्या लिख देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक काम आपका हो गया। ओके, क्या ये बातें क्लियर है? सबसे पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चीजें चेक कर रहे हैं। आई होप कुछ आपको समझ में आया है इसमें। इसके बाद चलते हैं, इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, क्या मेरा ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो ठीक है, डेफिनेशन बना लेते हैं अपन। यहां पे लिखेंगे आप लोग फॉर सिमेट्रिक। अब आप सिमेट्रिक के लिए चीजें चेक कर रहे हो, तो फॉर सिमेट्रिक में आप क्या करेंगे? इधर फॉर सिमेट्रिक में आप लिखने वाले हो, अब देखो आप मन ही मन क्या जानते हो, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? तब होता है अगर मैंने ए बी को अपने आर में रख दिया, है ना, तो इसका उल्टा क्या, मुझे बी ए भी आर में मिल जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपने दिमाग के पीछे चलाते रहा करो। यहाँ पे तो साफ इन्होंने बोला है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, मतलब एग्जाम्पल दो, काम खत्म करो, थ्योरी में पढ़ना नहीं है। लेकिन स्टिल हमें थ्योरी पता होना चाहिए कि रिलेशन मेरा सिमेट्रिक कब होगा सिमेट्रिक, जब ए बी मेरा आर में है लेकिन बी ए मेरा आर में ना आए। तो चलो सोचते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसा, क्या ले सकते हैं अपन ले सकते हैं 3, -1, है ना, 3 -1, लो आप, चलो -1, लेते हैं। अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ा, आपको खुद ही लेना है, आप खुद ही सोचना है। -1 ले सकती हूँ ना मैं, -1 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल है। तो आप कह रहे हो कि हमने एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ा, अभी अपन को भी नहीं पता सही है या नहीं, एग्जाम्पल है, बना रहे हैं। ओके, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ा -1, 3। क्या आपको लग रहा है ये -1, 3 आर में होगा? क्योंकि एक कंडीशन तो सिमेट्रिक में आपको लेके चलनी होती है। तो देख लेते हैं एक बार, क्या -1 मेरा लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है? क्या मेरा -1 9 से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल छोटा है। मतलब -1 इज लेस, -1, 3 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन मैं लेके चल सकती हूँ। तो क्या इसका उल्टा क्या 3, -1 भी मुझे इस आर में मिलेगा? ये मैं कह नहीं रही, मैं पूछ रही हूं। मैंने कहा -1, 3 आर में है, मुझे कोई डाउट नहीं, क्योंकि इस कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है। कंडीशन क्या है कि पहला वाला एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले एलिमेंट का स्क्वायर। -1 मेरा डेफिनेटली 9 से तो छोटा है। अब इसका उल्टा मैंने पकड़ा 3, -1, क्या 3, -1 आर में होगा?
तो ये 3 कॉमा -1 तो R में तब होगा ना जब आप देखें कि 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर आप सच साबित कर दे। अगर जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को होल्ड करेगा ना वो ही आपके रिलेशन R में बैठ सकता है। मैंने कहा चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, 3 कॉमा -1 मैंने सोचा दिमाग में है कि नहीं है, क्योंकि -1 कॉमा 3 का उल्टा 3 कॉमा -1 होगा। मैंने सोच लिया एग्जाम्पल, इस डेफिनेशन में डाला, तो 3 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मतलब मैं क्या कह रही हूँ 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज कब से सच होने लगी, ये चीज तो फॉल्स है। अब ये चीज अगर फॉल्स है इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब आप कहेंगे कि 3 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आपने क्या देखा, -1 कॉमा 3 तो R में है लेकिन 3 कॉमा -1 R में नहीं है। इसका मतलब आपका जो रिलेशन है इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो रियल नंबर्स में ना आपको बिल्कुल सोच समझ के चलना है। आपको एक बहुत बड़ी फैमिली लेनी होती है तो उसके लिए ये चीज क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है। ओके, इट इज नॉट सिमेट्रिक। एक भी अगर ऐसा एग्जाम्पल आपने दे दिया ना कि नॉट सिमेट्रिक है, मतलब वो नॉट सिमेट्रिक होगा। बाकी के एग्जाम्पल्स अगर सिमेट्रिक भी लाते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक एग्जाम्पल के लिए भी चीजें फॉल्स हो जाती हैं इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलते हैं ट्रांजिटिव के केस पे। ट्रांजिटिव आप कैसे प्रूव करते हैं, अब आपको थ्योरी थोड़ी सी अपने मन में आनी चाहिए, थोड़ी सी नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन जब भी आप पढ़ रहे हो ना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है। तो हमें पता है कि यार अगर ए बी मेरा आर में है, ठीक है, एक बार लिख लेते हैं अपन, अगर आपका ए बी आर में है, आपका बी सी भी आर में है, तो अगर आप कैसे भी करके ए सी को आर में ला देते हो तो आपका रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब आपको कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर सोचने हैं जो आर में होंगे और फिर तीसरा वाला आर में ना आए, ऐसा कुछ आपको काम करना है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल सोचते हैं अपन। चलिए एक काम करते हैं, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ा 2 कॉमा -3, क्या 2 कॉमा -3 मेरा आर में होगा, चेक करो जरा आप लोग। कंडीशन को होल्ड करेगा तो आर में होगा। कंडीशन क्या है कि पहले वाला शुड बी लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले का स्क्वायर, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, बिल्कुल ये तो सही बात है। 2 कॉमा -3 बिलोंग्स टू आर एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर में उठा रही हूं -3 कॉमा -1 बिलोंग्स टू आर। क्या ये मैंने सही उठाया है? कंडीशन को एक बार चेक कर लो, पता चल जाएगा आपको। कंडीशन क्या है कि पहला वाला एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू दूसरे वाले एलिमेंट का स्क्वायर। तो क्या मेरा -3 1 से छोटा है? जी हाँ, बिल्कुल छोटा है, मतलब ट्रू है। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने बिल्कुल परफेक्ट सोच लिए हैं। मुझे ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स को पहले लेके चलना था जो मेरे आर में बैठे हो, तो मैंने उठा लिया इन दोनों को, ये दोनों आर में है ना। अब मुझे कैसे भी करके साफ साफ दिख रहा है इधर कि इसका दूसरा और इसका पहला सेम है। तो अगर मैं ऐसा साबित कर देती हूं कि 2 कॉमा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं कह दूंगी कि मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब चेक करना पड़ेगा कि ये बिलोंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग कर गया, हमें तो नाइदर ट्रांजिटिव बताना है, तो हम दूसरा एग्जाम्पल सोचेंगे। अगर बिलोंग नहीं कर गया तो खुश हो जाएंगे और अगले सवाल पे आ जाएंगे। ओके, सो कुल मिला के आपको 2 कॉमा -1 को चेक करना है। अब तो आओ जरा चेक कर लेते हैं अपन। सो क्या आपका 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर है? जरा बताइए, 2 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर होगा क्या? मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ 2 लेस देन इक्वल टू 1, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, तो खुश हो जाइए। आपने ऐसा एग्जाम्पल इनको दे दिया है कि ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, ये ऑर्डर्ड पेयर आर में है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो 2 कॉमा -1 क्या है? आर में नहीं है। तो आर में नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने क्वेश्चन वालों को एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पे देखो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है एग्जाम्पल सोचने में, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको खुद ही चीजें समझ में आ जाएंगी, आप बना लोगे। बस याद रखिएगा ये क्वेश्चन फिर से बोल रही हूँ इजी है, क्योंकि साफ साफ का है नॉट प्रूव करना है। अगर नहीं बताते ना तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाते। तो अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के बारे में सोचो, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये डन है। आ जाओ अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज आर इज इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेट है, उस सेट पे एक रिलेशन है। तो आओ जरा सेट को नाम दे देते हैं। सपोज करते हैं कि सेट का नाम ए है और इसमें एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एलिमेंट्स मेरे सेट ए में बैठे हैं।
रिलेशन किस पे डिफाइन है? रिलेशन उस सेट पे डिफाइन है, तो आप कहेंगे आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स हैं? रिलेशन में एलिमेंट्स हैं आपके इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, कैसे कि जो सेकंड वाला एलिमेंट है ना वो मेरे पहले वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है। ओके, अब आप बता दो जल्दी से, क्या ये आर आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? तो चलो बताते हैं इसको जरा, अपन सोचते हैं क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं अपन ना यहाँ पे थ्योरी वाले बेसिस क्वेश्चन को उड़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब आपको रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये कहती है कि फॉर ऑल एक्स या फिर फॉर ऑल ए, है ना, जितने भी ए आपके इस ए में है उन सब का डबलेट मिलना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 इन सब का मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मिलना चाहिए। कहाँ पे? इस रिलेशन आर में। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? देख के समझ में आ रहा है पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आओ जरा लिखते हैं इसको। लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे देखो फॉर ऑल ए, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव हमेशा सेट पे चेक करते हो आप। सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का डबलेट मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा मिले नो प्रॉब्लम, कम मिले वेरी वेरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप क्या कहें? अच्छा, एक्स्ट्रा मिले मतलब क्या? एक्स्ट्रा मिले मतलब ये है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 6 मिल जाए तो भी रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। अब हम बोलेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू द सेट ए। इस सेट ए में जितने भी मेरे ए बैठे हैं, मैम ए कहाँ बैठे हैं? अरे आर्बिटरी है, ऐसे नाम दे दिया है। फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, क्या ये कंडीशन जो यहाँ पे लिखी है इस ए पे लग पाएगी? मतलब क्या मैं क्या इसको ऐसा कह सकती हूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस 1? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसे रिफ्लेक्सिव बताना चाहती हूँ तो मुझे ना इस डबलेट को R में बिठाना पड़ेगा, है ना। जब ये डबलेट मेरा इस R में बैठेगा तभी मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन कोई भी डबलेट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को R में बैठने की तभी जगह मिलेगी जब इस कंडीशन को वो फुलफिल करेगा। तो आपने देखा, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? अभी देखो मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ इस चीज को। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरा a इज इक्वल टू a प्लस 1 होगा? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? सपोज a मेरा 2 है तो क्या मेरा 2 2 प्लस 1 के बराबर होगा? क्या मेरा 2 3 के बराबर होगा? ये तो एकदम अजीब सी बात हो गई, राइट। आप ऐसा नहीं कह सकते। एक एलिमेंट खुद से ही एक ज्यादा कैसे हो सकता है? राइट, गलत बात है, गलत बात है। मतलब ये डबलेट आपका आर में नहीं बैठेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपको कोई भी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस रिलेशन आर में नहीं मिलने वाले हैं। इसका मतलब कुल मिला के आपका जो रिलेशन आर है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके जी, अब आ जाओ फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है? आपसे मन ही मन आप जानते हो, पहले ना आपको एकदम पता होना चाहिए सिमेट्रिक की कंडीशन कहती क्या है। सिमेट्रिक की कंडीशन ये कहती है कि अगर मुझे कोई एक ऑर्डर्ड पेयर मेरे इस आर रिलेशन में मिल जाता है ना, अगर मिल गया कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर, तो उस ऑर्डर्ड पेयर का जो उल्टा है ना वो भी मुझे इस आर में मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तब भी मेरा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, राइट। ओके, मतलब एक को तो आपको लेके चलना है, दूसरे वाले को कैसे भी करके लेके आना है, राइट। ओके जी, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि इफ a, b बिलोंग्स टू r। इफ का मतलब क्या है कि ये चीज गिवन है कि a b मेरा r में है। अच्छा, अगर a b मेरा r में है मतलब इसने इस कंडीशन को फुलफिल किया होगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है, ठीक है। अब मैं चाहती क्या हूं इसमें? मैं ये चाहती हूं कि कैसे भी करके मेरा b, a भी r में आ जाए। तो मैं कह दूंगी देखो a भी r में था, b a r में आ गया तो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक हो गया। लेकिन समस्या की बात क्या है यहाँ पे? b a मेरा r में तभी बैठ सकता है जब b a इस कंडीशन को होल्ड करे। कंडीशन देखो, दूसरा वाला एलिमेंट, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है? a शुड बी पहले वाले एलिमेंट से एक ज्यादा। अगर मैं BA को R में लाना चाहती हूं तो इस कंडीशन से इसे गो थ्रू करना पड़ेगा। क्या मेरा A B से एक ज्यादा हो सकता है? मैम हम कैसे बताएं इस चीज को? आप बताएंगे इस कंडीशन की हेल्प से। आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपका A कितना आएगा। जब आपने यहाँ से चेक किया तब आप देख रहे हो कि A तो B-1 आ रहा है, और हमें क्या चाहिए था?
हमें चाहिए था कि a हमारा b+1 के बराबर आ जाए, इस कंडीशन को होल्ड कर दे, लेकिन ये तो अजीब सी बात हो गई, अजीब सी बात हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन को, मेरा जो बी ए एलिमेंट है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, और इस कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो इसका ऑर्डर्ड पेयर मुझे आर में नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि मेरा ए बी आर में था, लेकिन मेरा बी ए आर में आ ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आप क्या कहेंगे कि दिस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये चीजें हमें कुछ कुछ समझ में आ रही हैं? देखो एकदम नया है, धीरे धीरे आपको ये चीज आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आएगा, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव। फॉर ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन आर आपका ट्रांजिटिव है? तो सबसे पहले आपको ट्रांजिटिव की ना कंडीशन याद होनी चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर मेरे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मेरे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, देख रहे हो आप लोग, क्या नोटिस किया आपने? इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो बी भी आपके चले जाएंगे, आपका ए सी आर में आना चाहिए, ठीक है। क्या आर में आना चाहिए? ए सी आर में आना चाहिए। ये दोनों तो है आर में, कैसे भी करके ए सी आपका आर में आ जाएगा, तो आप कह देंगे कि आपका ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। अब सुनो, ए सी आर में कैसे आएगा? पहले जरा इसके बारे में सोचो। ए सी आर में कब आएगा? किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को आर में बैठने की जगह तभी मिलती है जब इस कंडीशन को फुलफिल करे। मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से अगर एक ज्यादा आपने शो कर दिया तो आप कह देंगे कि ए सी आपका आर में है। तो आपका टारगेट है ये कुछ ऐसा लाना। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब जो कंडीशन आपको गिवन है ना, आप उस कंडीशन से बात करो, ये अपने दिमाग में आपको रखना है, रफ वर्क में लिख लिया करना आप लोग ऐसा, ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है मुझे कि ए बी नाम का ऑर्डर्ड पेयर मेरे इस रिलेशन आर में बैठा है, ये गिवन है। इफ का मतलब गिवन होता है। अब गिवन है इसका मतलब क्या कि सेकंड वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से एक ज्यादा है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं देखूं, चलो इसे इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, यहाँ पे भी मेरा बी सी आर में है। बीसी को आर में बैठने की जगह कब मिली होगी? जब उसके सेकेंड एलिमेंट ने पहले वाले एलिमेंट से एक ज्यादा शो करके दिखाया होगा, ठीक है, कि C इज इक्वल टू B+1। जब ये कंडीशन फुलफिल रही होगी तभी आपका BCR में आया होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि हम C और A के बीच में एक रिलेशन लेके आ जाए, मतलब आपको B को उड़ाना पड़ेगा, राइट। मुझे अब AC को कैसे भी करके R में लाना है, ये चेक करना है। तो AC को R में लाना है, मतलब B की तो कोई जगह है नहीं। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप देखिए ध्यान से, आप इस B को एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। तो इस B की जगह पे, कौन से वाली B की जगह पे? इस B की जगह पे आप A+1 रखो तो आपको C की वैल्यू A+2 मिल रही है। लेकिन अगर आपको C की वैल्यू A+1 मिलती, राइट, C की वैल्यू अगर आपको A+1 मिलती तब उसका ऑर्डर्ड पेयर R में होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? C की वैल्यू A+2 के बराबर आ गई, तो ये तो कोई फायदे की बात रही नहीं। C इज नॉट इक्वल टू A+1, मतलब हम कह देंगे कि A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। क्या कह दिया आपने कि आपका A भी तो R में था, आपका BC भी R में था, लेकिन आपका AC R में नहीं आया। इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया क्या? R इज नॉट ट्रांजिटिव, दैट्स इट। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो बड़े अच्छे से। अब चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गायब हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ आप। अब इसको ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है ये? शो दैट द रिलेशन R इन R, ये वाले R का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। तो आपके पास रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, नंबर्स की बहुत कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका रिलेशन किस पे डिफाइन है? आपका रिलेशन रियल नंबर्स के सेट पे डिफाइन है। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन की डेफिनेशन है कि R इज इक्वल टू, आप कहेंगे A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। ये आपके रिलेशन की डेफिनेशन है। आपको बताना है, शो करना है कि ये जो रिलेशन है ना आपका, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो, जब क्वेश्चन वाले ऐसा बता देते हैं ना हमको कि ये रिलेशन आप बता दो, क्या बता दो? कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो बड़े ही
ईजी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती है क्योंकि इन्हें बोल दिया है कि भाई रिफ्लेक्सिव बताना है आपको ट्रांजिटिव बताना, ये सिमेट्रिक नहीं है, एग्जाम्पल दे दो, प्रूव करके बता दो, ठीक है। लेकिन जब ये लोग बोलते हैं ना चेक वेदर, तब वहाँ पे टेंशन हो जाती है क्योंकि वहाँ अगर आपने गलती कर दी ना तो क्वेश्चन गया। तो उस टाइम पे आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सोचने पड़ते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा आप मुझे बताइए क्या करेंगे सबसे पहले। मैम सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव लिखेंगे। बहुत शानदार। क्या लिखने वाले हो आप लोग? फॉर रिफ्लेक्सिव। तो आपने कहा कि फॉर रिफ्लेक्सिव, अब आपको कंठस्थ होगी कंडीशन। क्या कहती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये कहती है कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू द रियल नंबर का सेट, रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं, मैम इतने सारे नंबर्स, हाँ रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हैं, अगर उन सभी नंबर का मुझे डबलेट मिल जाता है, किसमें? रिलेशन आर में, तो मैं कह दूंगी कि रिलेशन कैसा है मेरा? रिफ्लेक्सिव है। तो मैम ऐसे कैसे कह दोगे? अरे मैं सिर्फ उन्हीं डबलेट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे चेक करो आप लोग जरा, देखो क्या कह रहे हैं अपन कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए रियल नंबर्स में हैं, अगर कैसे भी करके मैं ये बात कह दूं कि ए कॉमा ए मेरे रिलेशन आर में बैठा है, मतलब रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है। तो ये आप ऐसे तो कह नहीं सकते हवा में, राइट। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को आर में बैठने की जगह कब मिल रही है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में कब बिलोंग कर रहा है? तब बिलोंग कर रहा है जब इस कंडीशन को गो थ्रू कर रहा है। मतलब आपको ये बोलना होगा कि a इज लेस देन इक्वल टू a। तो क्या कोई एलिमेंट खुद से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है? जरा सोचिए आप लोग, अगर ये कंडीशन सच हो जाएगी तभी आप इसके डबलेट को r में जगह दे सकते हो। सोचो, अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया 2, ठीक है, 2 एक रियल नंबर है, क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 2 है? आप बोलोगे नहीं मैम। अरे सुनो तो, 2 लेस देन इक्वल टू 2 बोल रहे हैं ना अपन, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है ना। दो कंडीशंस है, एक तो फुलफिल हो रही है, तो आप कहोगे यस एवरी एलिमेंट इज इक्वल। यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, आप क्या बोलोगे? एवरी एलिमेंट इज इक्वल टू इटसेल्फ। ओके, सो 2 इज इक्वल टू 2। ओके जी, परफेक्ट है ये, राइट। तो आप कह देंगे यस ए बिलोंग्स टू आर, मतलब मेरा रिलेशन आर कैसा है? मेरा रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, कोई परेशानी इसमें किसी को? सब ठीक है। अब बात कर लो आप रिफ्लेक्सिव की बात किसकी? फॉर सिमेट्रिक। नहीं, चलो फॉर सिमेट्रिक पे आते हैं। फॉर सिमेट्रिक, अब हमें नॉट सिमेट्रिक बताना है तो ठीक है, चेक करते हैं अपन सबसे पहले। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या कहती है? सिमेट्रिक की कंडीशन ये कहती है, अच्छा सुनो, किसी भी चीज को अगर नॉट बताना होता है ना, नॉट सिमेट्रिक बताना है, एग्जाम्पल दोगे आप इन सब चीजों में नहीं फंसोगे, ठीक है। आपको ये थ्योरी से बात नहीं करनी, आप एग्जाम्पल देना सीधे, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक बताना है तो एग्जाम्पल सोचो, आओ कोई ऐसा एग्जाम्पल सोच लो आप जो रिलेशन आर में होगा। तो मैंने कहा कि इफ 1,3 बिलोंग्स टू आर, पहले तो आप लोग मुझे बताइए क्या मेरा 1,3 आर में बैठ सकता है? मैम हाँ, रिलेशन आर में से वही ऑर्डर्ड पेयर्स बैठ सकते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो क्या आपका 1 3 से छोटा है? यस छोटा है। मैम बराबर तो नहीं है, छोटा तो है ना। छोटी वाली कंडीशन देखो, 1 क्या है? लेस देन 3 है ना। 1 आपका 3 से छोटा होता है, बिल्कुल सही, कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर तो मैंने सही लिया। अब अगर मुझे इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर मेरे इस रिलेशन आर में मिल जाएगा तो मैं कह दूंगी सिमेट्रिक है। तो इसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होगा? 3,1। तो आप जरा खुद बताओ, यहाँ पे 3,1 आपके आर में बैठ सकता है क्या? 3,1 नाम का ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में बैठ सकता है? आप कहोगे चेक करना पड़ेगा। 3,1 का मतलब क्या है कि 3 लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा होता है क्या? 1 तो 3 से छोटा है क्या? 3 1 से छोटा है? नहीं है, बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, ठीक है। 3 तो भाई बड़ा होता है 1 से, राइट। तो आप कहोगे 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 वाज लेस देन इक्वल टू 3, 1 3 से छोटा था, 1,3 आपके रिलेशन में था। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, 3,1 किया, तो 3 तो भाई आपका 1 से छोटा नहीं होता है ना, बड़ा ही होता है। मतलब दिस कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रही, ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी आपके रिलेशन आर में नहीं आएगा। तो नहीं आया तो आप कहेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो जब भी किसी चीज को नॉट बताना है, एग्जाम्पल दो, क्वेश्चन उड़ाओ, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, दैट इज आपको प्रूव करना है कि आपका रिलेशन कैसा है, आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव, ओके, फॉर ट्रांजिटिव।
तो फॉर ट्रांजिटिव के केस में आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे कि देखो क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, ट्रांजिटिव है ये, क्वेश्चन वाले बड़े अच्छे हैं, ने बोल दिया ट्रांजिटिव बोल दो इसको। तो इसके लिए हम जाएंगे अपनी इन कंडीशंस पे, हम कहेंगे देखो अगर ए बी हमारे रिलेशन आर में है एंड बी सी आपके रिलेशन आर में है, ठीक है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो कैसे भी करके अगर आपने ये शो कर दिया ना कि आपका ए सी भी आर में है तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो क्या करें, ए बी को आर में लेके चले हो ना, ए बी को आर में बैठने की जगह कब मिली होगी, तब मिली होगी जब ए आपका लेस देन इक्वल टू बी रहा होगा। बी सी को आर में बैठने की जगह कब मिली होगी, जब बी आपका लेस देन इक्वल टू सी रहा होगा। जरा चेक तो करो आप, ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो क्या मेरा ए लेस देन इक्वल टू सी नहीं होगा, ए मेरा बी से छोटा है, बी मेरा सी से छोटा है, तो क्या मेरा ए सी से छोटा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी, मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब मेरा रिलेशन आर कैसा है, मेरा रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। आई होप छोटा छोटा खेलना आपको आ रहा है, इन क्वेश्चंस में समझ में आता जा रहा है क्या क्या कर रहे हैं अपन, है ना, कुछ कुछ चीजें बिल्डअप होती जा रही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मजेदार क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, ओके, चेक वेदर। अब जब भी चेक वेदर बोलते हैं ना तो ये बड़ा ही टेंशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, कंडीशंस को अच्छे से समझोगे, आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, इन्हें इग्नोर मत कर देना, यहाँ पे पता है गेम पलट जाता है। अगर ये लोग आर की जगह एन बोल दें, आर की जगह डब्ल्यू बोल दें, राइट, तो ये एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू क्या होते हैं, होल नंबर्स, आर क्या होता है, रियल नंबर्स, वेरी बिग फैमिली। ओके, सो आपको हर एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से सोचना होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे डेफिनेटली आपको मिलेंगे, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आपको डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन को ट्रू कर रहे होंगे और आपको लगेगा कि ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, लेकिन जब आप थोड़ा ब्रॉड वे से सोचेंगे ना, आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो हो सकता है इन्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ना प्रूव करें। तो जब भी आपका जो भी सेट है ना, उस सेट को बड़े प्यार से दिखा करो और बहुत सारी चीजें पहले ही सोच लिया करो। आर मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब ये नहीं सिर्फ 1 2 3, रियल नंबर तो आपके डेसिबल्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, आपको सबको सोचना होता है, राइट। ओके, तो देखते हैं ये रिलेशन मेरा इस बड़े से सेट आर पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो मैंने कहा आ जाओ जी, लिखते हैं रिलेशन को। रिलेशन डिफाइन है मेरा रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ, और रिलेशन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या बोला है इन्हें कि इस रिलेशन में आप सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को बिठा सकते हैं जहां पे a इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा। अगर a आपका लेस देन इक्वल टू बी क्यूब होगा मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके R में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब वो आ चुके हैं, ये बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले आओ रिफ्लेक्सिव की कहानी देखते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 याद है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर था और रिलेशन भी आपका R टू R था, है ना। वहाँ पे आपने क्या एग्जाम्पल लिया था रिफ्लेक्सिव के लिए, वहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि देखो 1,2 एक रियल नंबर होता है ना, 1,2 एक रियल नंबर है, लेकिन 1,1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट, दिस इज फॉल्स। हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू हाफ का क्यूब, हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8। अब ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहेंगे कि हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर के अंदर नहीं है। तो जब एक डबलेट ही आपने ऐसा बता दिया कि वो आर रिलेशन में नहीं है, नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट के लिए एक एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है, तो आप क्या कह देंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यही लिख देते हैं, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी, परफेक्ट। अब चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, कौन सा, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। अब आपको बताना है क्या आपका ये रिलेशन आर सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको एग्जाम्पल सोचना है कुछ ऐसे, ठीक है। कोशिश करो जब भी आपको चेक करना होता है ना, तो आप कोशिश किया करो कि आपको नॉट वाला एग्जाम्पल मिल जाए, ठीक है, क्योंकि काफी एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को ट्रू बताएंगे, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जो इसको फॉल्स बता दे, राइट।
ओके तो सिमेट्रिक के केस में आप जानते हो अगर कोई एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आपको रिलेशन आर में मिलना चाहिए। तो क्या एग्जाम्पल ले लें अपन इसमें, एक एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे कि 1,3 1,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम कुछ सोच रहे हैं, 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये हम इफ लेके चल रहे हैं कि देखो ऐसा है कि 1,3 आपका आर में है, तो क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब है? अरे बिल्कुल है, 1 3 के क्यूब से छोटा होगा। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ इसमें कि 3 मेरा लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब होगा? नहीं बोल सकती। 1 तो 3 के क्यूब से छोटा है, लेकिन 3 मेरा 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। क्या 3 1 से छोटा है? नहीं। मतलब क्या कि 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो मजाक मजाक में हमने क्या बता दिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर हम रिलेशन आर में लेके जा रहे थे, कंडीशन उसमें लगी थी। देखो रिलेशन आर में अगर कोई बैठा है मतलब ये कंडीशन उसने होल्ड करवाई होगी, एक 3 के क्यूब से छोटा होता है, लेकिन क्या 3 मेरा 1 के क्यूब से छोटा होगा? चेक करो आप, 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये कब से होने लगा? नहीं। तो हम कहेंगे 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1,3 था, 3,1 नहीं है। एक एग्जाम्पल ही आपने ऐसा बता दिया जो नॉट सिमेट्रिक वाला हो रहा है, तो आपका पूरा रिलेशन कैसा हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजिटिव वाले केस पे। क्या ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है? सोचो फिर से एग्जाम्पल बैठ के। आप लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, PYQs देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसीलिए समझने की कोशिश करूं। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के केस में चलो एग्जाम्पल सोचते हैं। क्या ले लें अपन एग्जाम्पल? ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि इफ 10, -3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पहले चेक कर लो करता भी है कि नहीं करता। 10, -3 बिलोंग्स टू आर, मतलब -3 लें या +3 ही ले लें? 10,3 लेके देखते हैं क्या होता है। हिट एंड ट्रायल है, एग्जाम्पल सोच रहे हैं अपन। तो मेरा 10 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब होगा क्या? क्या 10 मेरा 3 के क्यूब से छोटा है? डेफिनेटली छोटा है। 10 हो गया, 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लेंगे कि इसका पहला है ना, इसका दूसरा, इसका पहला होना चाहिए, मतलब मैं लिखूंगी 3। सो 3 कॉमा क्या ले लें? 3 कॉमा क्या ले लें? 3,2 ले लें क्या? 3,2 ले लेते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या ये 3,2 मेरे रिलेशन आर में होगा? आओ जरा चेक करते हैं। सो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है? 8। 3 8 से तो छोटा है। अब जरा आप ये चेक करो यहाँ पे देखो, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो अब आपका 10,2 अगर आर में आ गया, इसका मतलब और एग्जाम्पल सोचेंगे, खुशी खुशी बोल ही देंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो जब भी चेक करना होता है ना, हम अपने माइंड सेट को कैसा सेट करते हैं कि हमें नॉट वाला एग्जाम्पल मिले। नॉट वाला एग्जाम्पल मिलेगा ना, तब आप खुश होते हो यहाँ पे। और गलती से भी अगर हाँ वाला एग्जाम्पल मिल गया ना, तो चांसेस हैं कि गलत हो सकता है। फिर से चेक करो और एग्जाम्पल सोचो, राइट। सो 10,2 आर में होगा कि नहीं? तो मैंने कहा क्या मेरा 10 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है? चेक तो करो। क्या 10 2 के क्यूब से छोटा होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। सो क्या मेरा 10 8 से छोटा है? नहीं है। हम हो गए खुश। पूछो क्यों? एक बार में हमें ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसके वजह से आपका रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव हो गया। तो आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे कि देख लो 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 8। तो आप कह देंगे कि 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ना, 3 3 सेम है, तो 10,2 आर में होता तो शायद ट्रांजिटिव होता, लेकिन 10,2 आर में नहीं आया। एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको ऐसा मिल गया ना, तो आपको खुश होकर बोल देना है नॉट ट्रांजिटिव, और एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। तो इस क्वेश्चन को भी आपने उड़ा दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल्स पॉसिबल है, आप और एग्जाम्पल सोचो, आपको जवाब मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व करें ना, इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप खुद से बनाना। ठीक है, खुद से कुछ एग्जाम्पल सोचना, तो यहाँ पे आपका वर्क और ज्यादा, आपका जो दिमाग है और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले सेट।
सेट क्या है आपका 1 2 3, नाम इनने दिया नहीं, हम इतने बुरे नहीं, हम इसे नाम दे देंगे, ठीक है। नाम क्या लिखा हमने, इस सेट का नाम है 1 2 3, ओके जी। सो गिवन बाय, रिलेशन किस पे डिफाइन है, इस सेट पे डिफाइन है, मतलब मेरा रिलेशन कहां से कहां है, मेरा रिलेशन ए से ए की तरफ है, ओके। रिलेशन कैसा है, रिलेशन कुछ इस प्रकार है, कैसा, 1 2 एंड 2 1, बता दो जल्दी से, शो कर दो कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो उड़ाओ इस क्वेश्चन को, आप लोग उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको दिया है इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। कितने प्यारे क्वेश्चन वाले हैं, सीधे बोल दिया देखो सिमेट्रिक बता दो, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा भी आप शो कर दो कि क्यों नहीं है। तो ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से उड़ाओगे आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर मैं पहले रिफ्लेक्सिव की बात करूं, ये रिफ्लेक्सिव पता है क्यों नहीं है, हम जानते क्या है रिफ्लेक्सिव के बारे में, हम रिफ्लेक्सिव के बारे में ये जानते हैं कि गिवन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उन सब का डबलेट होना चाहिए। यहाँ पे जरा देखो 1 2 3 है, क्या आपको 1 1 2 2 3 3 नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो आप कहेंगे कि सिंस, क्या कहेंगे आप, सिंस 1 1 2 2 3 3 does not belongs to relation, तो कैसे कह दें ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि आपके गिवन सेट में जिस पे आपने रिलेशन डिफाइन किया है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना उन सब का डबलेट मिलना चाहिए, ठीक है। एक से भी खुश नहीं होते हो, जितने एलिमेंट्स है उन सब का डबलेट। तो आप कहोगे मैम 1 1 ही नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या कहता है आपसे, आओ जरा बनाते हैं कंडीशन। सिमेट्रिक, आपको पता है कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक कब होता है, कब होता है, जब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए और उसका उल्टा उसमें मिल जाए, दैट्स इट। तो हमने कहा देखो यहां पे 1 2 इस रिलेशन R में है एंड 2 1 इसका उल्टा क्या होगा, 2 1 भी रिलेशन R में है। आप देख सकते हो ना 1 2 R में बैठा है, 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1 वो भी R में बैठा है। लेकिन सुनो, सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए खुश नहीं होते हो, ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को भी चेक करना। 2 1 R में है तो 2 1 का उल्टा क्या होगा, 1 2, तो 1 2 भी आपका R में है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे सिर्फ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में एक ऑर्डर्ड पेयर अगर आपको मिल जाता है सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव तो खुश नहीं होते, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करते हो। तो आप कहेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। ऐसे ही आपका ऑल्सो आप लिख देना कि देखो 2 1 R में है एंड 1 2 भी R में है, तो 100% रिलेशन कैसा है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या कहती है, जरा सोचो आप लोग। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये कहती है अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन R में है, ठीक है, और कैसे होने चाहिए वो चलो एक बार रिकॉल करते हैं। ये कहती है कि अगर आपके पास ऐसे कोई दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं कि ए बी आपका R में है एंड बी सी भी आपका R में है, राइट, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो आपका ए सी R में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तब आप कहते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ये तो इसकी थ्योरी हो गई। क्या ये थ्योरी इस रिलेशन पे एप्लीकेबल है, तो आप चेक कर लो। आप कहोगे यहाँ पे कि देखो 1 2 आपके इस रिलेशन R में है और मैम 2 1 भी हमारे पास R में है, 2 1 भी कहाँ है, R में है। क्या देख रहे हो आप, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, तो सेम वाले उड़ जाएंगे, आपके पास क्या आएगा 1 1। जरा चेक तो करो आप, 1 1 आपको दिख रहा है क्या, वहां पे नहीं दिख रहा, तो आप कह देंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, दैट्स इट। और सपोज किसी एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर मान लो यहाँ पे गलती से 1 1 बैठा होता तो क्या ये ट्रांजिटिव होता, सोच के जरा जवाब देना मुझे। मैं आपसे कह रही हूं कि इस रिलेशन R में 1 1 बैठा होता, अगर 1 2 2 1 एंड 1 1, तो क्या ये ट्रांजिटिव हो जाता, नहीं। क्यों, अरे मैम अभी तो आपने कहा 1 1 नहीं है,
तो इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर हम वहाँ पे 1-1 बिठा देते, क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते, 1-1 वहाँ बिठा देते, तो क्या ये ट्रांजिटिव नहीं होता? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा वो सुनो आप। देखो, जब भी आप कोई भी चीज सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो ना, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए चेक करना पड़ता है। आप तो सिर्फ 1-2 में ही खुश हो गए, क्या आपने 2-1 को चेक किया? मैं आपसे कह रही हूं कि देखो जरा, 2,1 मेरे इस रिलेशन R में है एंड 1,2 भी तो मेरे पास इस रिलेशन R में है। आप क्या देख रहे हो? इसका दूसरा, इसका पहला सेम है, तो क्या मेरे पास यहाँ पे क्या आया? 1-1 उड़ जाएगा, 2-2। क्या 2-2 मेरे पास इस रिलेशन R में है? चेक करो ना, नहीं है। तो इसका मतलब क्या? इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमेशा मेक श्योर करना कि सिर्फ एक ऑर्डर्ड पेयर को देख के खुश नहीं होना है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को चेक करोगे आप, ठीक है। वैसे अगर कोई कंडीशन एक के लिए फॉल्स हो गई है तो डेफिनेटली आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस मान लो कि पहले वाले के लिए वो ट्रू हो जाती, तो आप ज्यादा खुश नहीं होना है, आपको दूसरा ऑर्डर पेयर भी चेक करना होता। अगर वो फेल हो रहा है मतलब ओवरऑल आपका रिजल्ट ट्रांजिटिव होता, नॉट ट्रांजिटिव होता, ठीक है। यहाँ तो खैर पहले वाले में ही उड़ गया था, नॉट ट्रांजिटिव हो गया था, बट स्टिल आई होप कुछ नया आप इस क्वेश्चन से सीखे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले सवाल पे, राइट? ओके, अब जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। तो आपके पास क्या सेट है? आपके पास सेट है ए, जिसमें लिखा है क्या? इट इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है, ऑफ अ कॉलेज। ये पूरा आप लिखेंगे। तो ए सेट क्या है? इट इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। और रिलेशन किस पे डिफाइन है? रिलेशन इसी पे डिफाइन है, कहां से कहां तक? ए से ए तक। रिलेशन इस वाले सेट पे डिफाइन है, किस पे? ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी पे। रिलेशन आर कैसा है आपका? रिलेशन आर में आपको उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को बिठाना है जो उस कंडीशन को होल्ड करे। कंडीशन क्या है? कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ, अब एनओ का मतलब नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस। अगर ऐसा हो जाता है तभी वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन आर में बैठेंगे। कैसे? आपने कोई 2 बुक्स उठाई, अगर उनमें पेजेस का नंबर सेम है, मतलब मेरे हाथ में एक बुक है 70 पेजेस में, सपोज 70 पेजेस, दूसरी बुक मैंने उठाई उसमें भी 70 पेजेस हैं, तो अगर दोनों बुक में पेजेस बराबर हैं तभी वो दोनों बुक्स ऑर्डर्ड पेयर बना के इस रिलेशन आर में बैठ सकती हैं। तो वो सारी बुक्स जिनके सेम पेज नंबर्स हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर्स को आप रिलेशन आर में बिठाएंगे। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। आपको बताना है क्या ये रिलेशन आर आपका इक्विवेलेंस है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है। इक्विवेलेंस है मतलब आपको 3 चीजें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट अपने गिवन सेट में से उठाया तो उसका डबलेट आपको रिलेशन आर में मिलना चाहिए, ठीक है। आर्बिटरी उठाया मतलब क्या? आपके इस सेट ए में जितनी भी किताबें रखी है ना, उन सभी किताबों का डबलेट आपके इस रिलेशन आर में होना चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा एक काम करते हैं, आर्बिटरी उठा लेते हैं किसी को, ठीक है। आर्बिटरी एक बुक उठाई मैंने फ्रॉम द सेट ए, x बिलोंग्स टू ए। अब अगर कैसे भी करके मैं ये बोल दूं ना कि x, x मेरा R में बैठा है, तो मैं कह दूंगी कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन मैं ऐसे अपने मर्जी से तो लिख नहीं सकती कि x, x बिलोंग्स टू R। इस रिलेशन में सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को जगह मिली है जो इस कंडीशन से गो थ्रू करते हैं। तो क्या x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये चीज मैं बोल सकती हूँ? देखो, x एंड y जब सेम नंबर ऑफ पेजेस थे तब x, y R में था। मुझे x मेरा R में चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये R में कब आएगा? जब मैं ऐसा कहने में बिल्कुल भी डरू नहीं, क्या? कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। मैंने एक किताब उठाई, उसमें जितने पेज, उसी किताब को फिर से उठाया, उतने ही तो पेजेस रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कि x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मैंने आपकी एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 पकड़ी मैथ्स की, ठीक है।
फिर से पकड़ ली उसको, कितने पेजेस हैं, सेम पेजेस हैं, राइट, सेम बुक में सेम पेजेस हैं, तो आप कहेंगे x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब x, x डेफिनेटली मेरा R में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो रिलेशन R है ना वो रिफ्लेक्सिव हो गया। मैं क्या कहूंगी कि मेरा रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। तो सेम बुक में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसमें हमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं, R इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं, क्या आपका रिलेशन R सिमेट्रिक होगा? तो सिमेट्रिक के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक, आप जानते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब आप एक ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन R में लेके चलते हो और इसका उल्टा मतलब क्या, y, x को रिलेशन R में लेके आ जाते हो। ठीक है, आप x, y को R में लेके चल रहे हो, इसका उल्टा क्या होगा, y, x। अगर आपका y, x रिलेशन R में आ जाता है तो आप कहेंगे दिस गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ठीक है, ये आपको लेके आना है, ये आपका सपना है। अभी जो आपके पास है उससे बातें करो। आपके पास क्या है कि x, y R में है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका R में कैसे आया होगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका R में कब आया होगा, जब उसने इस कंडीशन को गो थ्रू किया होगा। मतलब आप यहाँ लिखेंगे कि x एंड y अगर R में बैठे हैं तो इसका मतलब तभी बैठे हैं जब x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तभी ये दोनों कहाँ बैठे हैं, रिलेशन R में बैठे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ जो पहला लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, जो बाद में लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट है। अच्छा सुनो, x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो क्या y एंड x में सेम नंबर ऑफ पेजेस नहीं होंगे? चीजों को स्वैप कर दो तो कुछ बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसको तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ना कि y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, कुछ नहीं बदला, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इससे हमें फायदा हो गया क्या, देखो यहाँ जो पहले लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट होता है। जब हमने इसे स्वैप किया तो हमने कहा देखो इसमें है तो कुछ गलत बात नहीं, x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो y एंड x में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। लेकिन ये क्या हो गया, पहला बन गया तो ये ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बन जाएगा, ये सेकंड हुआ तो ये ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो हमने बातों ही बातों में क्या कह दिया कि देखो x y आपका R में था तो आपका y x भी कहाँ आ रहा है, R में आ रहा है। क्योंकि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को R में बैठने की जगह तभी मिलती है जब वो क्या करे, जब इस कंडीशन को गो थ्रू करे। तो बातों ही बातों में क्या हो गया, x एंड y के सेम नंबर ऑफ पेजेस थे, हमने कहा y एंड x के सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, राइट। और जब इनके सेम पेजेस हैं तो इनका ऑर्डर्ड पेयर कहाँ बैठेगा, रिलेशन में बैठेगा। तो आप कह देंगे कि द गिवन रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अगर ये चीज समझ में आई है तो खुश हो जाइए, राइट, इजी है ना क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव से। क्या आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो जरा सोचो आप लोग, मैं लिखती हूं यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। अब देखो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है, आप जानते हैं कि अगर आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को R में ले चलते हो, जैसे x y आपका रिलेशन R में है एंड y z भी आपका रिलेशन R में है, आप क्या देख रहे हैं, इसका दूसरा इसका पहला सेम है, ठीक है। एक्स वाई आर में लेके चलो, वाई जेड आर में लेके चलो, वाई वाई को उड़ा दो। अगर आप लोग ये बोलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या कि x, z भी आपका R में है, तो आप कह देंगे कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट। एक्स वाई आपका R में है, वाई जेड आपका R में है, दोनों के y उड़ा दो, क्या आया एक्स जेड। अगर आप एक्स जेड को R में ला सकते हैं तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। ओके जी, तो ट्राई करते हैं अपन। सुनो, एक्स वाई आपका R में है तो इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में कब बैठ सकता है, जब इस कंडीशन को वो गो थ्रू करेगा। तो आप कह देंगे कि अगर हमारा एक्स वाई R में है तो ये इंप्लाई करता है कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। आई होप आप इसे रीड कर पा रहे हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ओके जी, YZ अगर आपका R में है तो तभी R में होगा जब कंडीशन को फिलफिल किया होगा। तो आप कहेंगे Y and Z have same number of pages, have same number of pages। ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो,
x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है, y एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। जितने पेजेस मेरी किताब x में है उतने ही पेजेस मेरी किताब y में है। जितने ही पेजेस किताब y में है, बुक y में है, उतनी ही पेजेस मेरी बुक z में है। तो क्या जितने पेजेस x में है उतने पेजेस मेरे z में नहीं होंगे? जल्दी बता दो, होंगे ना? x एंड y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, y एंड z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। वेरी मच कॉमन सेंस क्या कि x एंड z में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये तो बहुत ही क्लियर कट है। आप बोल सकते हो दिस डेफिनेटली इंप्लाइज दैट x and z have same number of pages. x and z have same number of pages. इसमें कोई शक है ही नहीं हमें। और ये क्या हो गया मजाक मजाक में? x and z में सेम नंबर ऑफ पेजेस अगर हो गए मतलब इसने अपने आप ही इस कंडीशन को फिलफिल कर दिया। कंडीशन को फिलफिल कर दिया मतलब x, z का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कहाँ बैठेगा? वो उस रिलेशन R में बैठेगा। और यही आपका सपना था। यहाँ पे आपने XY को R में लेके आया, YZ को R में लेके आए, YY सेम थे उड़ गए और देखो अपने आप ही XZ भी आपका R में आ गया। इसका मतलब डेफिनेटली आपका ये R कैसा है? डेफिनेटली आपका ये R ट्रांजिटिव है। सो आई होप ये कंडीशन क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। तो देख लो थ्योरी में खेल लिया और क्वेश्चन पूरा निपटा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, फिर चलेंगे अगले सवाल पे। डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी लेंथ को देख के आपको सोचना नहीं है कि क्या क्या लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सुनो, सबसे पहले इन्हें कहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू वो ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट a माइनस बी इज इवन। आपका रिलेशन क्या है? आपका रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है। ओके, मतलब आपका रिलेशन सबसेट है a क्रॉस a का। a क्रॉस a क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आते हैं? जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। लेकिन हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं चाहिए, हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए। तो वो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे मिलेंगे आपके रिलेशन आर में, उसकी वो डेफिनेशन होती है। एक बार मैंने आपको पूरा रिकॉल करा दिया रिलेशन क्या होता है। अब आपको बताना है कि ये जो रिलेशन इन्होंने बोला है इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो पहले तो हमें ये काम करना है इसमें। इसके बाद इन्होंने हमें बोला है क्या, उसे हम बाद में रीड करेंगे। पहले ये दो काम करते हैं। ठीक है, पहले मतलब पहला काम करते हैं, इसे इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। ओके, इसे बाद में रीड करना है। अभी इधर आ जाइए। तो आपके पास एक सेट ए है और इस सेट ए में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, बड़े ही कम एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स बैठे हैं आपके सेट ए में। रिलेशन को हमने इसी सेट पे डिफाइन किया है। ओके, रिलेशन की डेफिनेशन क्या बोली है कि इस रिलेशन में आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स को बिठाना है जिनका सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलस क्या दे? आपको इवन दे दे। a माइनस बी का मॉड क्या दे? आपको इवन नंबर दे दे। ठीक है, तो बस ये सब इसमें बैठे हैं। आपको बताना है कि क्या ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। मतलब सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या आपका रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। ओके, आओ जरा चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव तो आप कहेंगे इधर क्या कहने वाले हैं आप ये कहने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में जितने भी मेरे ए एलिमेंट्स बैठे हैं, अगर मुझे इन सब का डबलेट इस रिलेशन आर में मिल जाता है मतलब मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 इस रिलेशन आर में मिलेंगे? आप कहोगे कि मैम आपको सिर्फ वो ही ऑर्डर्ड पेयर्स आर में मिलेंगे जो इस कंडीशन को फिलफिल करे। तो आप खुद चेक कर लो, क्या 1 - 1 आपको इवन नंबर मिलता है? यस, 1 - 1 0 है, एक इवन नंबर के लिए आ जाता है ये। 2 - 2 0 इवन नंबर, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू तो हमें एकदम क्लैरिटी है कि डेफिनेटली ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलो इसको वर्ड्स में लिख देते हैं अपन। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स बैठे हैं हमें पता है कि अगर मैं उनका सब्ट्रैक्शन करूं तो मुझे मिलेगा 0। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 0। और इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से 2n, जहां पे n क्या है? मेरा इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या है कि देखो a - a मुझे 0 मिल रहा है विच इज डेफिनेटली एन इवन नंबर। चाहो तो इसको आप ऐसा लिख दो
mod of a minus a is 0 which is even, okay? या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि mod a minus a is equal to 0 that is equal to 2n where n belongs to z, ठीक है? तो ये क्या है, आपका इवन नंबर है। तो इवन तो है ये और हमें यही चाहिए था, तो हम कह देंगे कि इसका जो डबलेट है दिस बिलोंग्स टू आर। इसका डबलेट कहाँ है, रिलेशन आर में है, ठीक है? सारे ए जो आपके ए थे ना, उन सब का डबलेट आपको आर में मिल गया, मतलब आपको टेंशन लेना नहीं है। आप सीधे कह देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें अपन रिफ्लेक्सिव के बाद आएंगे सिमेट्रिक पे। तो आप यहां लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कहानी क्या होती है, सिमेट्रिक की कहानी ये होती है कि अगर किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को, कैसे ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी टाइप की, अगर किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को आपने पकड़ लिया, ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, एक नहीं मतलब आपने जनरल बात करी है कि अगर आपके पास ए बी आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा, बी ए। अगर आपको बी ए भी आर में मिल जाता है तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है? जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में बैठे हैं, यहाँ पे सेट से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, रिलेशन में। रिलेशन में, आपके इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बैठे हैं उन सब का उल्टा मिलना चाहिए। तो हमने जनरल बात कर लिया कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आपका सपना क्या है कि आपका बी ए भी आर में आ जाए, तब आप कहोगे कि इट इज सिमेट्रिक, ठीक है? सपना अपना याद रखिएगा। तो आपका सपना क्या है कि अगर ए बी आर में है तो मेरे पास मेरा बी ए भी कहाँ आ जाए, आर में आ जाए, ठीक है? देखेंगे उसको। इफ का मतलब क्या होता है, गिवन है कि ए बी आर में है। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में है तो उसको इस रिलेशन आर में बैठने की जगह कब मिली होगी, उसको इस रिलेशन आर में बैठने की जगह तब मिली होगी जब इस कंडीशन से उसने गो थ्रू किया होगा। मतलब कि ये कि अगर मेरा ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी मेरा इवन नंबर रहा होगा, ठीक है? इवन नंबर रहा होगा, विच इज इवन नंबर। उसको मैंने क्या किया, मैथमेटिकली लिख दिया 2n रहा होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है? क्या ये चीज क्लियर है कि a माइनस बी कैसा रहा होगा, इवन रहा होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर a माइनस बी आपका इवन है, मॉड लगाए, ठीक है, तो क्या मेरा b माइनस ए ऑड होगा क्या? बताओ तो सही। अगर a माइनस बी मेरा इवन है तो क्या मॉड b माइनस ए मेरा इवन नहीं होगा? किसको इस बात से दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी, ऐसा कुछ है क्या? देखो ना, a माइनस बी इवन है, मतलब कि सपोज 1 माइनस 3 रहा होगा, 3 माइनस 1 रहा होगा पहले, तो ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 इवन होता है। अगर मैं सिर्फ 1 माइनस 3 लिखूं तो भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना मैम, -2। अरे मॉड के बाहर आएगा तो +2 आएगा ना, तो ये क्या आ रहा है, अगेन इवन आ रहा है। तो मैं अगर a माइनस बी को इवन कह सकती हूँ तो मैं b माइनस ए को भी तो इवन कह सकती हूँ। दोनों ही केस में मुझे इवन मिलेगा, ठीक है जी। तो अगर a माइनस बी इवन है तो ऑटोमेटिकली मॉड ऑफ b माइनस ए भी इवन है। लेकिन इससे हमें क्या फायदा मिला, जो पहले लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट होता है। यहाँ पे पहले क्या लिखा है, b, तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट b हो जाएगा, बाद में लिखा है a, तो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट a हो जाएगा। और इसने क्या किया, इस कंडीशन को फुलफिल किया, मतलब आपका ऑर्डर्ड पेयर b, a भी कहाँ बैठेगा, रिलेशन में बैठेगा। तो आप कह देंगे हेंस r इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक हो गया। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहा है कंसेप्ट। ओके, a माइनस बी अगर इवन है, इवन क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स ले लो आप, है ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, तभी n बिलोंग्स टू z कहा, क्योंकि पीछे 0 है तब भी वो इवन है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये सब आपको इवन नंबर्स मिल रहे हैं। तो इवन नंबर को मैं विच इज इवन लिखने की जगह मैथमेटिकली मैंने 2 का मल्टीपल लिख दिया, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे ट्रांजिटिव की कंडीशन। सो ट्रांजिटिव कब होता है आपका रिलेशन, आप लिखो यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। तो अगर आपको अपने रिलेशन को ट्रांजिटिव बताना है तो आप 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को R में लेके चलते हो। तो आप कहते हैं कि अगर A भी आपका R में है एंड BC भी आपका R में है, ठीक है जी, तो B उड़ा दो, AC अगर R में आ गया तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा।
AC R में कब आएगा? जब मॉड ऑफ A माइनस सी क्या हो? इवन नंबर हो। तो आपका यहाँ टारगेट क्या है? देखो आपका टारगेट ये है कि हम अपने AC को R में ला पाए। मतलब मॉड ऑफ A माइनस सी हम इवन नंबर अगर बता देते हैं तो हम कह देंगे इट इज क्या इवन है, इनका मतलब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में होगा। तो आपका सपना ये है, याद रखना इसको। अब जरा इस पे काम करते हैं जो चीज आपको गिवन है। ए भी आपके R में बैठा है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका R में कब बैठ सकता है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका R में तब बैठ सकता है जब उसने इस कंडीशन को गो थ्रू किया होगा। और कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन है कि मॉड ऑफ A माइनस बी इवन रहा होगा। ठीक है, मॉड ऑफ A माइनस बी क्या रहा होगा? इवन रहा होगा। और यहां पे आपके B C भी R में है, राइट? मैं इधर एंड करके लिख देती हूं, B C भी R में है। तो ये अगर R में है तो ऐसे तो R में आया नहीं होगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को फिर से देखो, बार बार देखो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका रिलेशन R में तभी बैठ सकता है जब इस कंडीशन को उसने गो थ्रू करी होगी। तो आप कह देंगे कि BC अगर R में है सो मॉड ऑफ B माइनस सी भी मेरा इवन रहा होगा। ठीक, अब आपका सपना क्या है कि आप मॉड ऑफ A माइनस सी को इवन लेके आ जाओ। तो सबसे पहले तो मॉड को गायब करेंगे। जब भी मॉड को गायब करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, याद रखना इसको। मॉड को उड़ाया तो आपके पास क्या आया? A माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n। ठीक है, यहाँ पे भी मॉड को उड़ाएंगे आप लोग तो क्या आएगा? B माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसे और इसे ऐड कर दो। हाँ, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस बी से प्लस बी उड़ गया, A माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहाँ पे आया n प्लस m। अब n प्लस m क्या थे? इंटीजर्स थे, तो सम ऑफ इंटीजर्स गिव्स यू इंटीजर। तो आप कहेंगे A माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने k। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि मॉड ऑफ A माइनस सी इवन आ जाए। मैम आपका तो यहाँ से मॉड्यूलस का साइन ही उड़ गया तो वापस पकड़ लेंगे उसको। कैसे? यहाँ पे प्लस माइनस है ना, मॉड दोबारा बना दो। यहाँ पे मॉड आप दोबारा बनाएंगे तो आपको मिलेगा मॉड A माइनस सी इज इक्वल टू 2k। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड A माइनस सी इज इवन। चेक करो ना, मॉड A माइनस सी क्या हो गया? इवन हो गया। और मॉड A माइनस सी अगर इवन हो गया तो ऑटोमेटिकली आप कह देंगे कि AC बिलोंग्स टू R। और हम यही तो चाहते थे ट्रांजिटिव में कि अगर A भी R में है, ठीक है, BC R में है। देखो ये आपने ना अपने रिलेशन के आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को उठाया है। तो अगर इसके लिए कंडीशन ट्रू हो रही है तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आपके रिलेशन R में बैठे होंगे उनके लिए भी ये कंडीशन कैसी होगी? ट्रू होगी। तो A भी R में था, BC R में था, तो आपने देखो हंसते हंसते क्या किया? AC को भी R में ला दिया। और AC अगर आपका R में आ गया है मतलब R क्या हो गया आपका? R आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट फिनिश हुआ है। क्वेश्चन के पहले पार्ट ने क्या कहा था कि शो कीजिए इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपने लास्ट में ये लाइन नहीं चिपकाई, कौन सी? ये वाली कि R इज हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो थोड़ा सा ना समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सिंस R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, देयरफॉर R क्या है? R आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये काम तो तुम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, है ना? तो लिख देना कि R कैसा है? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? उन रिलेशंस को इक्विवेलेंस कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो। ठीक है, डन। तो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट फिनिश हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की, जिसको आपको बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार है। तो पहले तो एक काम करो, इसका बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको हटाऊंगी और यहीं पे सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, फिर आपको इधर आना है। सो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के उस वाले पार्ट पे जिसका आपको बहुत समय से इंतजार है। क्या? कि मैम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो अब हम भी समझ गए हैं। अभी इतना बड़ा सा जो इन्होंने लिख के दिया है ना, इसका क्या मतलब है ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो आप। शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। अब आप लोग मुझे सच्ची सच्ची बताएंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, या फिर कंसेप्ट वीडियो जो था आपका एक्सरसाइज 1.1 का, क्या आपने वो देखा है? अगर आपने वो देखा है तो आपके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सुनो, आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे आपका एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी आपने इसे प्रूव किया। तो ये जो रिलेशन है ना,
आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन था। ये कहता था कि इसके अंदर, समझना जरा, थ्योरी को समझने की कोशिश करना, ठीक है आप लोग। ये जो मेरा रिलेशन आर था जिसमें मैंने उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रखा था जो इस कंडीशन को होल्ड करते थे कि a माइनस बी कैसा है, मेरा इवन है, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन मैंने किस सेट पे डिफाइन किया था? ये रिलेशन हमने डिफाइन किया था ऑन सेट ए जिसमें एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये रिलेशन कैसा है आपका? ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस है। कैसा रिलेशन है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द गिवन सेट ए। गिवन सेट ए पे ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब आप देख सकते हो इनने क्या बोला है, क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट है। शो दैट द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 आपने गिवन सेट से ही लिया है। और अगर आपको याद है इक्विवेलेंस क्लास क्या करती है, इक्विवेलेंस क्लास आपके गिवन सेट को कुछ सबसेट्स में ब्रेक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 सबसेट्स में ब्रेक किया है। पहला सबसेट है आपका 1 3, चलो इसको थोड़ा नीचे ही बनाते हैं, इधर 2 सबसेट्स हैं आपके पास। पहला सबसेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5। दूसरा सबसेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट्स है 2 4। अब आपको अगर याद है इक्विवेलेंस क्लास की कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या कि इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन सेट को कुछ सबसेट्स में ब्रेक करती है जिन्हें हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अब ऐसे ब्रेक करती है कि इस वाले सबसेट में जो भी एलिमेंट्स है ना वो आपस में रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के जरिए। ये सारे एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे इस रिलेशन के जरिए। एंड ये वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये भी आपस में रिलेटेड होंगे किस रिलेशन के जरिए? इस गिवन रिलेशन के जरिए, ओके। और इस सबसेट का किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इस सबसेट के किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा। मतलब अगर मैंने 1 और 2 में रिलेशन बनाने की कोशिश की, अगर मैंने ऐसा ट्राई किया कि 1, 2 आपस में रिलेटेड हो जाए, मतलब इस रिलेशन R को बिलोंग कर जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। पूछो क्यों? क्योंकि देखो किसी को भी अगर रिलेशन R में बैठना है ना तो उसे इस कंडीशन से होके गुजरना होगा। कंडीशन क्या है कि mod 1 - 2 शुड बी इवन। जरा चेक तो करो, एक में से 2 गया, क्या इवन होता है? नहीं, वो तो ऑड होता है। तो आपने क्या देखा कि इस सेट के तो सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है। अगर मैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं ना तो उनका सब्ट्रैक्शन डेफिनेटली मुझे इवन नंबर मिलेगा। चाहो तो चेक कर लो, जैसे 1 - 3 कितना होगा? 2, मॉड है ना तो +2, तो +2 क्या है? इवन है। 3 में से 5 गया, 2, इवन है। 1 5 क्या होगा? 4, इवन है, राइट। तो इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड है, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, रिलेशन में बैठेगा। इसका हर एलिमेंट भी आपस में कनेक्टेड है। अब 2 4 को सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा -2 का मॉड है 2 विच इज एन इवन नंबर, राइट। तो इसका हर एक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, इसका हर एक एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कनेक्टेड टू दिस सेट, ठीक है। ये चीज हमें क्लियर हो गई ना। और ये अगर मैं इसका यूनियन ले लूँ ना तो मुझे दोबारा ये सेट ही तो मिलेगा और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट है। मैम क्वेश्चन तो हम समझ गए, लेकिन अब लिखेंगे कैसे ये बताओ आप। इनने बोला है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो ठीक है, सारे एलिमेंट्स 1 3 5 के रिलेटेड होंगे। आप देख रहे हैं 1 3 5 में सब कैसे बैठे हैं? ऑड नंबर्स बैठे हैं। आप जानते हो कि ऑड नंबर्स को अगर ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो आपको इवन नंबर मिलता है। जानते हो कि नहीं? हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं वी नो दैट डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू इवन नंबर, राइट। यहाँ पे सब ऑड नंबर्स हैं, इन सभी ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन देखो ना, रिलेटेड है का मतलब क्या है कि इसमें बैठेंगे रिलेशन में। कब बैठेंगे? जब इस कंडीशन को गो थ्रू करेंगे। कंडीशन क्या है? किसी का भी सब्ट्रैक्शन करो इवन मिलना चाहिए। चेक करो आप, डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन नंबर होता है। इनका डिफरेंस इवन नंबर होगा, मतलब रिलेशन में बैठेगा, आपस में कनेक्टेड है। इसी तरीके से आप इस सेट को पकड़ो, आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट। आपको ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लाइन चिपकाएंगे। क्या? वी नो दैट difference of 2 odd numbers is an even number, therefore 1 3 5 are related to each other. Similarly, we know that difference of 2 even numbers
दो इवन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन अगर आप करते हैं तो आपको इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है। Therefore 2 4 is related to each other. Therefore the set में जो 2 4 एलिमेंट बैठे हैं इसमें ये आपस में कैसे हैं, रिलेटेड हैं। लेकिन फिर इनने क्या बोला, फिर इनने बोला है कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। तो 1 3 5 में ऑड है, 2 4 में इवन है, तो आप लिखेंगे क्या, लास्ट में लिखेंगे वी नो दैट डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि देखो ना यहाँ पे सब ऑड है, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर विद इवन नंबर, दूसरे वाले सेट में सब कैसे है, इवन नंबर, डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर विद इवन नंबर क्या देता है आपको देता है वो ऑड नंबर। क्या हमारी कंडीशन ऑड नंबर मिलने की है? नहीं, हमारी कंडीशन तो इवन नंबर मिलने की है। तो अगर ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन जो इस सेट में से है, इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन जो इस सेट में से है, अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। देयरफॉर आप कह देंगे कि मेरा जो सेट है 1 3 5 एंड जो दूसरा मेरा सेट है 2 4, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। क्या क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्या इसका कंसेप्ट आपको समझ में आया? देखो लैंग्वेज में क्या लिखना है आपको, आप लैंग्वेज में लिखेंगे वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ द सेट 1 3 5 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। बस लास्ट में देयरफॉर लिखना है और लिख देना है कि इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर, देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू ईच अदर। फिर आप लिखेंगे वी नो दैट डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर विद इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। एक ऑड को अगर इवन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलता है, तो आप कहेंगे देयरफॉर 1 3 5 एंड 2 4 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि कभी भी एलिमेंट का रिलेशन तभी बैठेगा जब इनका सब्ट्रैक्शन क्या हो, इवन नंबर हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, मजा आ गया सॉल्व करके इसे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को जरा चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए गिवन बाय दिस एंड दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि एक ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसी सेट पे डिफाइन है, और एक ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस है, उसी सेट पे डिफाइन है। इक्विवेलेंस बताना है मतलब आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है। इसके बाद आपको बताना है क्या, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, क्योंकि इन्हें बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देखा है तो आपको ये क्वेश्चन पता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 मतलब आपको 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए। और इक्विवेलेंस क्लास में होता क्या है, इक्विवेलेंस क्लास एक सेट होता है कुछ एलिमेंट्स का जो गिवन सेट में से ही आते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वो तब आते हैं जब उस 1 के साथ वो इस रिलेशन को फिलफिल करे, या फिर सिमिलरली जो दूसरा रिलेशन है उसको वो फिलफिल करे। तो एक काम करते हैं, अपन इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो सेट है उस सेट को आप पकड़ लो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं इसका, ओके। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सेट है, इस सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। कैसे एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग्स टू z सच दैट क्या, कि x आपका 0 से 12 के बीच में है, x आपका 0 से 12 के बीच में है, मतलब आपके सेट A में जो एलिमेंट्स हैं दे आर फ्रॉम 0 1 2 3 4 सो ऑन करते करते 12 तक आपको पहुंचना है, ठीक है। 0 से लेके 12 तक आपके सेट A में एलिमेंट्स हैं, और इसी सेट A पे हमने ना एक रिलेशन को डिफाइन किया है। और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, इस रिलेशन में हमने सिर्फ उन ऑर्डर्ड पेयर्स को जगह दी है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने जगह दी है इस रिलेशन में, जो इस कंडीशन को होल्ड करे। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल, ठीक है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल मतलब क्या, 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 0 4 8 12 एंड सो ऑन। 4 का टेबल तो हम जानते हैं, ठीक है। तो आपको इस रिलेशन में
उन ऑर्डर्ड पेयर्स को जगह देना है इस A क्रॉस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो A माइनस बी का जो मॉड होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा, राइट। ये इस रिलेशन की कहानी है। अब सबसे पहले आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस है और इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस बताने के लिए हम बताएंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव आपसे क्या कहता है, चलो बताओ जरा मुझे। रिफ्लेक्सिव आपसे ये कहता है कि फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स भरे पड़े हैं, अगर मुझे उन सभी एलिमेंट्स का डबलेट अपने इस रिलेशन R में मिल जाता है तो मैं कह दूंगी कि R मेरा रिफ्लेक्सिव है। ओके, तो मैंने कहा फॉर ऑल A दैट बिलोंग्स टू A, जरा इस कंडीशन को लगा के देखते हैं अपन। कंडीशन क्या है, मॉड A माइनस A कितना होता है, 0 होता है, एंड दिस 0 इज डेफिनेटली क्या, मल्टीपल ऑफ 4 है ना, 4 0 से 0, राइट। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके जी, तो आपने क्या कह दिया कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, मैंने इसे मैथमेटिकली लिख दिया, आप चाहो तो इसे शब्दों में भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि A माइनस A आपका मल्टीपल ऑफ 4 आ रहा है, मतलब इस कंडीशन को इसने होल्ड कर दिया। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, इसका पहला एलिमेंट बनता है, इसका दूसरा एलिमेंट बनता है, और एक ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे मेरा पहला एलिमेंट क्या है, A, दूसरा भी क्या है, A, और ये कहाँ बैठेगा, रिलेशन R में बैठेगा। जरा ऊपर साइन चेक करो, हमने क्या बनाया, फॉर ऑल, जितने भी A आपके इस A में थे उन सबके डबलेट मुझे मेरे रिलेशन R में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। क्या हमें ये बातें समझ में आ रही हैं? क्या हमें धीरे धीरे खुशी हो रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके? मैंने कहा है ना, लास्ट तक आपका ये चीज़ बहुत अच्छे से पक्की हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक से इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई रियली विश कि आपको ये समझ में आया है। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए आप यहाँ लिखेंगे फॉर क्या, फॉर सिमेट्रिक। अब तो मन ही मन जानते हो आप कि रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में बैठा है, एनी ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, या फिर एवरी ऑर्डर्ड पेयर जो आपके रिलेशन R में बैठा है उसका उल्टा मुझे उसी रिलेशन R में मिल जाना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा मुझे मेरे रिलेशन R में मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि मेरा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं अपन, एक को लेके चलना है, दूसरा अपन को लेके आना है। तो हम कहेंगे देखो AB बिलोंग्स टू R, मेरा जो AB नाम का ऑर्डर्ड पेयर है ना वो इस रिलेशन R में बैठा है, ठीक है, ये चीज मैंने अपने आप को खुद दी है, इट इज गिवन। अब कैसे भी करके मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट मुझे भूलना नहीं है, मेरा टारगेट है कि B, A मेरा R में आ जाए। सो मैंने कह दिया कि देखो AB आपका R में है, अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके रिलेशन R में है तो इसका क्या मतलब है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में तभी बैठ सकता है जब उसने इस कंडीशन को गो थ्रू किया होगा। तो आप खुशी खुशी कह सकते हो कि देखो AB R में है, इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको मल्टीपल ऑफ 4 को मैं 4m लिख देती हूँ। आई होप ये चीज़ समझ में हमें आती है, ठीक है। तो मैंने इसे क्या लिख दिया, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आप चाहो तो एक लाइन ऊपर लिख सकते हो कि मॉड A माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इंप्लाइज कि मॉड A माइनस बी इज इक्वल टू 4m वेयर m बिलोंग्स टू z, ठीक है, एक ही बात है। चलो, तो ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर मॉड ऑफ A माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो क्या अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मॉड ऑफ B माइनस A इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, तो कुछ समस्या हो जाएगी क्या? अगर A माइनस बी का मॉड 4 का मल्टीपल है, मतलब 5 माइनस 1 अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 माइनस 5 क्या 4 का मल्टीपल नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, राइट। मॉड का साइन भी तो लगा है। तो आप कहोगे कि देखो अगर मैं चीज़ों को आगे पीछे कर दूं ना, उल्टा उल्टा कर दूं तो कोई टेंशन नहीं है। A माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो मॉड ऑफ B माइनस A भी 4 का मल्टीपल होगा। अब अगर B माइनस A 4 का मल्टीपल है तो आपको पता है यहाँ जो पहले लिखा होता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बनता है। तो हमारे पास पहले क्या लिखा है, B, तो हमारे ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, B, और जो यहाँ दूसरा एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बनता है, और फिर जाके वो आपके रिलेशन R में बैठ जाता है। आप AB को R में लेके चले थे, आपने थोड़ा सा मैथ्स लगाया और आपका BAB कहाँ आ गया, R में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R इज सिमेट्रिक। क्या हमें ये क्वेश्चन बनते जा रहे हैं? अब हमें बात करनी है फॉर ट्रांजिटिव। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। ओके, चलो
अब ट्रांजिटिव की कंडीशन हमें क्या कहती है, यहाँ पे लिख लो पहले, फॉर ट्रांजिटिव। सो आप कहेंगे कि ट्रांजिटिव जब हमें प्रूव करना होता है ना मैम, तब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलते हैं अपने इस रिलेशन आर में, और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके चलते हैं कि पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो सेम होता है और रिलेशन आर में होता है। और हमारा टारगेट होता है ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए कि जो दोनों के सेम है ना उन्हें उड़ा दिया जाए, फिर आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपके इस रिलेशन आर में बन जाए। ठीक है, तो बी बी दोनों के सेम थे, बी बी को उड़ाया जाए, ए सी आपके आर में आया जाए। तो ए सी आपके आर में ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसे कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन आप जानते हो, दोबारा से बताऊंगी मैं आपको। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन आर में बैठने की जगह सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब उसका मॉड ए माइनस बी क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। तो अगर मैं चाहती हूं कि मेरा ए सी आर में आए, इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहती हूं कि मॉड ऑफ ए माइनस सी मेरा 4 का मल्टीपल आए, क्योंकि जब मॉड ऑफ ए माइनस सी 4 का मल्टीपल आएगा तभी उसका ऑर्डर्ड पेयर आर में बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका टारगेट है ट्रांजिटिव को लेके। अब सबसे पहले देखो, जो चीज आपके पास गिवन है ना, उससे कुछ बातें करते हैं, क्योंकि उस गिवन वाली कंडीशन से ही आप यहाँ तक पहुंचने वाले हो। ये तो अब हम भी जानते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ओके जी, तो अगर आपका ए बी आर में है तो ऐसे हवा में तो आर में आ नहीं गया होगा, उसने कंडीशन को फुलफिल किया होगा। कौन सी कंडीशन, कि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो जिसे मैं मैथमेटिकली 4n कह देती हूँ। ठीक है, एंड बी माइनस सी, बी सी भी आपका आर में है, तो आप क्या कह देंगे कि मॉड ऑफ बी माइनस सी भी क्या है, आपका 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, आपके 4 के मल्टीपल हो गए। अच्छा, अब अभी आपको सिखाया था मैंने क्या, कि जब भी मॉड्यूलस का साइन हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जब मॉड का साइन हटाएंगे तब आपके पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m। दिस इज योर इक्वेशन पहली, और ये है आपकी इक्वेशन दूसरी। दोनों इक्वेशन को जरा आप ऐड तो करें, आपको क्या मिलेगा, माइनस बी से प्लस बी उड़ गया, आपके पास क्या आया, आपके पास आया a माइनस सी। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस 4 बाहर ले लो, दिस इज m प्लस n। ठीक है, m प्लस n कोई नया इंटीजर होगा, इसे मैंने कह दिया k। लिख देना चाहो तो यहाँ पे नीचे कि वेयर k इज इक्वल टू m प्लस n विच बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये आया इस तरीके से आपके पास। मैम लेकिन देखो, इसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि AC आपका R में है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को ना R में बैठने की तभी जगह दी जा रही है जब मॉड ऑफ A माइनस बी 4 का मल्टीपल हो। तो ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस का जब दोबारा आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास मॉड ऑफ A माइनस सी 4 का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन हमें जो लानी थी हमने उस कंडीशन को ला दिया। अब कंडीशन अगर आ गई है, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया है, इसका मतलब आप कह देंगे क्या, आप ये कह देंगे कि दिस इम्प्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, मतलब आपका r कैसा है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आप कहेंगे देयरफॉर, या फिर आप कहेंगे सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, आपका r रिफ्लेक्सिव है, आपका r सिमेट्रिक है ना, और आपका r ट्रांजिटिव है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर, क्या कह सकते हैं कि गिवन रिलेशन r इज इक्विवेलेंस। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, धीरे धीरे ना आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आएगा इसमें। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। तो हमने इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कितने आराम से प्रूव कर दिया, चेक कर लो आप लोग एक बार इसे। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में ना, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसी क्वेश्चन में ने कहा है कि इक्विवेलेंस बताने के बाद आप क्या बताएंगे, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। 1 से रिलेटेड होने वाले सभी एलिमेंट का सेट बता दो। हमने कहा ठीक है, चलो बताते हैं, इधर ही बता देते हैं। तो देखो, 1 से रिलेटेड सभी एलिमेंट का आपको सेट बताना है, मतलब आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बतानी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपको कैसे मिलेगी, उन एलिमेंट्स का सेट आपको बताना है जो 1 से कनेक्टेड हो, 1 से रिलेटेड हो। तो मतलब वो सभी एलिमेंट आपको लेने हैं। कहाँ से लोगे उन एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को आप लोगे अपने गिवन सेट में से। सेट क्या है आपका A, आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताना है, मतलब आपको अपने गिवन सेट में से, जो भी सेट है जिसपे आपका रिलेशन डिफाइन था, उस सेट में जो भी एलिमेंट्स है ना,
उनको आप उठाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी एलिमेंट्स को उठा दोगे ना, आपको उन एलिमेंट को अपने सेट ए में से उठाना है, उन x को अपने सेट ए में से उठाना है जो क्या कर रहे होंगे, जो इस 1 के साथ एक रिलेशन बना रहे होंगे। कौन सा रिलेशन बना रहे होंगे? ये रिलेशन बनाएंगे ये वाला, क्योंकि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में बैठने की तभी जगह मिलती है जब मॉड ऑफ x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। और आपके गिवन सेट में 0 से लेके 12 तक एलिमेंट है। यहाँ पे मैं एक बार सेट ए भी लिख देती हूँ क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। 0 से लेके 12 एलिमेंट है, तो इन 0 से 12 के बीच में से ही आपको कोई ना कोई ऐसे x मिलेंगे जो x माइनस 1 के मॉड को मल्टीपल ऑफ 4 साबित करेंगे। तो ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट को हम x की जगह पे रखते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन 1 के साथ देखते हैं, और क्या अगर वो 4 का मल्टीपल आएगा तो जिस भी x की वजह से 4 का मल्टीपल आएगा दैट विल बिकम द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है, उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 0 रखा, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1 मतलब 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4। फिर 1 को रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 4 का मल्टीपल होता है, तो किसके वजह से मिला है, 1 की वजह से, 1 यहाँ रख दो। उसके बाद 2 रखोगे, 2 में से 1 गया, अगेन 1। 3 रखा तो 2 नहीं होता, 3 के बाद 4 को रखेंगे तो 3 मिलेगा। 5 को अगर आप रख देते हैं यहाँ पे तो 5 माइनस 1 क्या होगा, 4, एंड 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। इसके बाद 6 को रखेंगे तो 6 में से 1 गया, 5 नहीं। 7 को रखो, 7 में से 1 गया, 6 नहीं आता 4 के टेबल में, आता है क्या 4 के टेबल में, 6 नहीं आता ना। इसके बाद 7 रख दिया, 8 रख दो, 8 रखा तो 7 नहीं आता है। 9 को रखेंगे तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8, और 8 तो 4 के टेबल में आता है। 10 रखोगे तो 9, 11 रखोगे तो 10, 12 रखोगे तो 11, तो कोई मतलब नहीं है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ रही है, 159। क्वेश्चन वालों ने आपसे कहा था कि आप हमें उन एलिमेंट्स का सेट बता दीजिए जो एक से कैसे हो, रिलेटेड हो। तो हमने कहा ठीक है, उन एलिमेंट्स का सेट जो एक से रिलेटेड है दैट इज 159। तो हमने देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या कहता है, वो सभी एलिमेंट्स आपको गिवन सेट में से उठाने होते हैं जिनका ऑर्डर्ड पेयर आपको रिलेशन में मिल जाए। और किसी का भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में कब मिलता है, जब उस कंडीशन को गो थ्रू कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा इस कंडीशन को गो थ्रू करें, मतलब x माइनस 1 का मॉड मल्टीपल ऑफ 4, वैल्यूज को डालते हुए देखते गए और आपको आंसर मिलता गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इक्विवेलेंस क्लास की कहानी भी क्लियर है। इसका पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको प्रूव करा देती हूँ, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, मजे आ रही है। अब इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है कि देखो सेट तो आपका वही है, तो चलो आ जाओ सेट को दोबारा बना देते हैं। सेट ए में सेकंड पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं। सेट ए में हमारे पास 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स हैं, ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। और रिलेशन जो है ना आपका इसी सेट पे डिफाइन था। रिलेशन की जो डेफिनेशन इनने हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है कि देखो वही सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को आपको ए क्रॉस ए से उठाना है जहाँ पे ए आपका बी के बराबर हो, ठीक है। तो आपको इस रिलेशन में उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को जगह देनी है जहाँ पे आपका ए कैसा है, बी के बराबर है। आपको बताना है क्या आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले चलो चेक कर लेते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। सो आप लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का केस आपसे क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव का केस ये कहता है कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, इस ए में जितने भी ए बैठे हैं अगर उन सब का अगर मुझे डबलेट इस रिलेशन आर में मिल जाए तो मेरा आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब ये तो हमने सिर्फ चाहा है, मिला थोड़ी है, मिलेगा कैसे। कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में कब आता है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में तब आता है जब वो इस कंडीशन से गो थ्रू करे। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ए आर में आए तो पहले से इस कंडीशन से गो थ्रू करना पड़ेगा, मतलब ए शुड बी इक्वल टू ए। तो क्या कोई एलिमेंट खुद से बराबर होता है, क्या 0 0 के बराबर होता है। अब मैं ऐसे पूछ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बोलोगे नहीं, है ना। मैंने कैसे पूछा आपसे, क्या कोई एलिमेंट खुद के बराबर होता है, तो तुम लोग बोलोगे नहीं मैम नहीं होता। अरे होता है ना, 0 0 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, ठीक है। सो हर एक एलिमेंट खुद के तो बराबर होता ही है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं थी। हमने कहा कि फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए, आपका ए क्या होगा,
समान होगा, बराबर होगा। बराबर है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो भी कंडीशन को फुलफिल करता है उसका ऑर्डर्ड पेयर आपको कहाँ मिलता है, आर में मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, क्या ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक है या नहीं, ये कैसे बताएंगे हम? अब आप लोग सॉल्व करो तो बड़ा मजा आ जाए मुझे। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, तो इसे बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी एक आर्बिटरी ऑर्डर्ड पेयर को हमने उठाया, इस रिलेशन में रख दिया। ठीक है, हमने कह दिया कि सुनो इस रिलेशन में ए बी तो है। अब कैसे भी करके अगर मैंने बी ए को भी इस आर में ला दिया ना, तो मैं कह दूंगी इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि ए बी तो आर में है, कैसे भी करके आपका बी ए आर में आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारा टारगेट है, इस पे विचार करेंगे बाद में, पहले जरा इसको देखते हैं। गिवन क्या है हमको कि ए बी आर में है। अच्छा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आर में कब आता है? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आर में तब आता है जब इस कंडीशन को वो गो थ्रू करता है। कंडीशन का मतलब क्या है कि ए हमारा बी के बराबर रहा होगा। ठीक है, यहाँ जो पहला लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, जो दूसरा लिखा है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। तो मैंने कहा कि ए बी मेरा आर में है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि मेरा ए बी के बराबर रहा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूंगी तो क्या कुछ परेशानी हो जाएगी? अगर ए बी के बराबर है तो क्या बी ए के बराबर नहीं होगा? एक ही तो बात है ना। अगर ए बी के बराबर है तो मैं बी को भी तो ए के बराबर बोल सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया? इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ जो पहला लिखा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बनता है। इसका मतलब ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट बन गया, जो दूसरा होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट बनता है। मतलब ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट हो गया। मतलब बी कॉमा ए मेरा आर में आ गया। ठीक है जी, ए बी आर में था, बी ए भी मेरा आर में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है आपका? सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अब बारी है ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो इसको हटाया जाए और जरा ट्रांजिटिव इसे प्रूव किया जाए। सो हम क्या जानते हैं कि कोई भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कब होता है? ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव का केस, तो ट्रांजिटिव के केस के लिए आप लिखेंगे कि देखो किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को तो आपको अपने रिलेशन आर में लेके चलना है। ठीक है, तो हमने किसी दो ऑर्डर्ड पेयर को पकड़ लिया, आर्बिटरी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा मेरा? दूसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा मेरा बी सी। ठीक है, अगर ए बी आर में है तो बी सी मेरा आर में है, ये मैं लेके चल रही हूँ। राइट, इसका दूसरा इसका पहला सेम है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये ट्रांजिटिव हो जाए तो मेरा सपना है कि मेरा ए सी भी कहाँ आ जाए? आर में आ जाए। अब मेरे सपने से क्या होता है? ए सी आर में कब आएगा? ए सी आर में तब आएगा जब उस कंडीशन को फुलफिल करे। कंडीशन का मतलब क्या कि मैं ए को सी के बराबर अगर बताने में सक्सेसफुल हो जाती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ए सी आर में होगा। ठीक है जी, तो ये हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। अब हमें जो गिवन है ना उससे बातें कर लेते हैं। हमें गिवन है कि ए बी हमारा आर में है। ए बी अगर हमारा आर में है तो ये इम्प्लाई करता है कि ए तो मेरा बी के बराबर है। ठीक है, अच्छा बी सी भी मेरा आर में है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि बी तो मेरा सी के बराबर है। अब सुनो, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो डेफिनेटली मेरा ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। वो ही तो सपना देखा था अपन ने। अगर ए आपका सी के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या कि ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी आर में था, बी सी आर में था, ए सी को आर में लेकर आ गए, यानी कि आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने आर को रिफ्लेक्सिव बता दिया, आर को सिमेट्रिक बता दिया, आर को ट्रांजिटिव बता दिया। हमें आर को क्या बताना था? हमें आर को इक्विवेलेंस बताना था। तो एक बड़ी ही अच्छी सी लाइन हम चिपकाएंगे क्या कि सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आर क्या हो गया आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्या क्वेश्चन समाप्त हो गया? नहीं मैम, अभी इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, और वो पार्ट हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ये वाले रिलेशन में। इस वाले रिलेशन में आपको उन सभी एलिमेंट्स का सेट चाहिए जो एक से क्या हो? रिलेटेड हो। तो मतलब आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 चाहिए। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपको कैसे मिलेगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए?
तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 चाहिए। हमें पता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में मैंने जो आपको लाइन सिखाई थी ना, वो लाइन क्या कहती है? वो लाइन ये कहती है कि बेसिकली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में आपको उन एलिमेंट्स का सेट मिलेगा जो आपके गिवन सेट में से आए होंगे। तो गिवन सेट क्या है हमारा? ए। तो गिवन सेट में से वो सभी एक्स को आपको उठाना है जो इस 1 से कैसे होंगे? रिलेटेड होंगे थ्रू दिस रिलेशन। ठीक है, मतलब वो सभी x जो 1 के साथ इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, इस रिलेशन के अंदर आएंगे, उन सभी x का जो सेट होगा उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो x के x, 1 R में आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर R में कब आता है? जब वो दोनों आपस में कैसे हो? बराबर हो। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा x, 1 R में आए, इसका मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा x 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मेरा x किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 से लेके 12 में आपके गिवन सेट में एलिमेंट्स कहाँ से थे? 0, 1, 2। तो मुझे ये बताओ, आपको इस गिवन सेट में ऐसे कितने x मिल रहे हैं जो 1 के बराबर होंगे? 1 के बराबर कौन है? सिर्फ 1 ही तो है। तो इसीलिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ रही है? 1 आ रही है। सेट के फॉर्म में लिखना। ठीक है, सेट होता है, सिंगल एलिमेंट मत लिख देना। तो आपने इसे सेट के फॉर्म में लिखा। ओके मैम, ये कैसा सेट बनाया है? चलो ठीक है, अच्छा बना लो यार। कैसे लिखोगे आप इसको? ऐसे लिखोगे। दैट्स इट। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? मजा आया? इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट समझ में आया? दैट्स इट। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो इसके साथ देखो, क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट नहीं हुए। हम लोगों ने 2 से लेके 9 तक जितने क्वेश्चंस थे उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि 2 से लेके 9 तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ना, इन सबको आप बहुत अच्छे से पहले प्रैक्टिस करो। ठीक है, धीरे धीरे आपको इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज का पार्ट 3, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को फिनिश कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो का आपको वेट करना है, जहां पे एक्सरसाइज 1.1 आपकी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।